जब आप फैंसी वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हो ना, आपका एफ कंप्लीट भी नहीं होता. अच्छा. सो इट्स लाइक 60% काम होगा, डिप्लॉयड तो खैर बहुत दूर की बात हो जाती है. और उसमें भी बस ये कि जी ये हो गया और इतना ही है, कंप्लीट कर ही नहीं पाए क्योंकि आपने इतना ज़्यादा लिख लिया था कि आप बना तो सकते नहीं थे. लेकिन अगर आप अब लाइक लास्ट टाइम आई वाज एट यूनिवर्सिटी, तो मैंने उनको कहा कि यार अगर मैं किसी बच्चे का PHP का भी प्रोजेक्ट देखूँ ना और वो कंप्लीट वेब पे एक CRUD ऑपरेशन के एक सर्टन ऑपरेशंस पूरे कर रहा है, 100% कंप्लीट है, डिप्लॉयड है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, वो बच्चा मेरे लिए बेहतर है उससे जिसने एक मीन स्टैक का प्रोजेक्ट क्लेम किया और उसका 25% भी नहीं किया. राइट. क्योंकि एटलीस्ट कंप्लीटेड है, जो उसने गोल सेट किया उसको अचीव किया. और क्या लिस्ट में पड़ा है? प्रेजेंस. प्रेजेंस क्या होता है? ठीक है. अच्छा, अब कई दफ़ा ना फ्रेश क्रैच को लगता है कि एज यूर सेइंग थिंग्स, मैं अपनी लिस्ट से चीज़ें काटी जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पास भी सेम चीज़ है. Assalamu alaikum and welcome to another episode of the Ahmed Zubair Show, where it is my job to talk to industry experts and leaders and dissect and relay that information to you. आज की एपिसोड बड़ी ज़बरदस्त होने लगी है क्योंकि साल से हम सुन रहे हैं कि यार इंडस्ट्री और एकेडमिया में बहुत ज़्यादा गैप है, इंडस्ट्री क्या चाहती है एकेडमिया को पता ही नहीं है. तो आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जिसको इंडस्ट्री में एटलीस्ट मोर देन 6 years हो गए हैं, एंड विल आस्क हिम व्हाट हिज टेक इज़ and what as a company what his expectations are from a student. So today we've got Ahmed Bakhsh with us. He's a very good friend and he's my partner at Cogent Labs as well. So and he also like looks after most of the things in HR at Cogent Labs. So I think he's probably the right person to talk to us about this. Assalamu alaikum Ahmed. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र. So yeah, welcome back on the podcast. So great. आज हम ये बात so I think let's just get to it right away. What do you think के so I think इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. एक प्री हायरिंग और एक पोस्ट हायरिंग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. तो सो अगर हम प्री हायरिंग है, लेट्स से जून में सबने ग्रेजुएट करना है, तो मार्च या अप्रैल से इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है कंपनीज का स्टूडेंट्स के साथ. सेकंड क्वार्टर राइट. सो इस पॉइंट पे कंपनीज की क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक स्टूडेंट से हु हैजंट ग्रेजुएटेड येट? राइट. सो कीपिंग इट बिल्कुल लाइक बेसिक लेवल के ऊपर, ठीक है. तो अभी वी जनरली फील के स्टूडेंट्स की ना एक्सपेक्टेशन बड़ी डिफरेंट वे में ट्रांसलेटेड है. मतलब उनको लगता है कि वी आर मोर ऑफ लाइक बड़ी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ कर रहे होंगे तो हम इंडस्ट्री को अपील कर रहे होंगे, जबकि इंडस्ट्री के साइड से चीज़ें बहुत बेसिक है अभी भी, मूविंग फॉरवर्ड भी. लाइक ऑब्वियसली हर सॉफ्टवेयर हाउस का टेक स्टैक फ़र्क है, हर सॉफ्टवेयर हाउस की नीड्स प्रॉब्ली डिफरेंट होगी. तो एकेडेमिया के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सबको एक दफ़ा में केटर कर सके. तो अगर हम उसको जनरली ब्रेक डाउन करें कि यार फिर क्या चीज़ बेसिक आती है जो एकेडेमिक्स में पॉसिबल है कि वो अकोमोडेट कर पाएँ इंडस्ट्री को, उसमें सारा फोकस आपके बेसिक्स के ऊपर आ रहा होता है. और अगेन आप उन बेसिक्स को लेके जो भी अपनी एंड प्रोडक्ट बनाते हो किसी भी टेक्नोलॉजी में, इररेलेवेंट ऑफ के जिस सॉफ्टवेयर हाउस पे आप हायर हो रहे हो वो उसको फैसिलिटेट करता है या नहीं करता, आपकी बेसिक्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. ठीक है. ये सबसे आप कह लें कि मेन क्राइटेरिया है टू गेट समवन हायर्ड. और अभी ये होता है कि व्हेन एवर वी आर इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स फाइनल सेमेस्टर के अंदर, 8th सेमेस्टर के अंदर, कि हाँ जी क्या चल रहा है, और अगर हायरिंग के अलावा भी कभी जनरल कॉन्वर्सेशंस हो रही हो तो फैंसी वर्ड्स में बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी डिस्कशन में थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके ज़रा बेसिक्स तक पहुँचते हैं और वहाँ कुछ भी नहीं है. राइट. एंड एट द टाइम इंडस्ट्री इज़ मोर ऑफ लाइक कि यार फ़ायदा ही नहीं है इस बात का, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर हाउस ने अपने एक तरीके से किसी बंदे को ट्रेन करना है. कोई किसी भी टेक्नोलॉजी में कर रहा होगा, किसी भी वे में कर रहा होगा, लेकिन जहाँ बेसिक्स ही नहीं मिल रही तो उनके पास रूम ही नहीं है इस बंदे के ऊपर कुछ और बिल्डअप करने का. Yeah, it is absolutely on point. I think क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहा है. राइट. सो आई थिंक एज स्टूडेंट्स, जब हम भी स्टूडेंट्स थे, हमारी भी यही फील थी यार कि हम ये ज़बरदस्त सा हैवी सा लफ्ज़ बताएंगे इंडस्ट्री को कि जी हमने ये किया है, हमने वो किया है, तो इट विल साउंड वेरी वेल टू देम. बट आई थिंक इसकी ज़बरदस्त एनालॉजी ये है कि अगर आज इस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो ये सोचें कि अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है, उनके पास आता है और उनको वो केमिस्ट्री की बड़ी ज़बरदस्त के फार्मूलाज बताते हैं कि जी मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया. सो हाउ वुड दैट फील टू देम एज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स? राइट. अगर मैट्रिक का बच्चा है, आपसे एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपको बता रहे हैं कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, एंड वाइल यू लिसनिंग टू दैट पर्सन, आपको पता है कि बिहाइंड द सीन्स अगर आप थोड़ा सा डिग डीप करेंगे तो द हाउस ऑफ कार्ड्स विल फॉल, क्योंकि उसके पीछे कोई सब्सटेंशियल, ऑफ कोर्स उससे एक्सपेक्टेशन भी गलत होगी. मैट्रिक के स्टूडेंट्स से उस वक्त 7th 8th 9th क्लास के बच्चे से बड़ी गलत एक्सपेक्टेशन होगी कि आप अगर उससे एक्सपेक्ट करते हैं उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होंगी या उसने वो फाउंडेशनली चीज़ बिल्ड की होगी,
मतलब आपके लेवल पे आके। तो एब्सोल्युटली हमारे टाइम में भी यही गलती हमने भी की हुई है। सो आई थिंक नाउ दैट वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, तो आई थिंक ये तो एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है। आई ऑल्सो थिंक के द बेस्ट people tend to not oversell their final year projects or their expertise, right? So like I think एक इस end of the spectrum पे लोग हैं जिन्होंने like बहुत कम मतलब kind of डिग्री में बहुत casually लिया डिग्री को, और उनकी CV पे नज़र भी आता है कि यार nothing stands out। फिर दरमियान में कुछ लोग आते हैं जो दरमियान के like 40% लोग होते हैं तकरीबन, आई थिंक वहाँ पे ना ये सारा कुछ हो रहा होता है कि यार ओवर द टॉप वर्ड्स, हैवी टर्मिनोलॉजीज, बज़ वर्ड्स आ रहे हैं ज़बरदस्त कि जी हमने ये भी कर दी, ये भी कर दी, ये भी कर दिया। और अगर और प्रोजेक्ट का नाम भी बड़ा बहुत मुश्किल होगा जी कि जी आई डोंट नो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्लासिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो एट द बेसिक क्या होता है, मे बी एक टेंसरफ्लो का एक मॉडल जो आपने ट्रेन किया हुआ है और डेटा क्लीन करके उसके ऊपर डाला हुआ है। सो मेरे से ये 40% लोग हैं। लेकिन जो टॉप 20% लोग होते हैं ना, वो अगेन उनकी सीवीज़ बड़ी सिंपल होती हैं, वो ओवरसेल नहीं करते, और उनका जो प्रोजेक्ट होता है बस वही होता है। और वो आपको लिटरली बता रहे होते हैं कि यार हम अगर 3 लोग या 4 लोग हैं इसके अंदर, मैंने इसमें ये पार्ट किया, मैंने इसमें ये पार्ट किया, मैंने इसमें ये पार्ट किया। तो जो मिडल वाले 40% होते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो उनमें नॉर्मली ये होता है कि यार 1 या मैक्सिमम 2 लोगों ने 4 में से काम किया होता है मेनली, और बाकी 2 लोग आर जस्ट टैगिंग अलोंग। तो यार आई थिंक दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कन्वर्ज्ड ऑन कि जब भी आप इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करते हैं, डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस देम विद बज़वर्ड्स, डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस देम विद कि यार हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अगर उन्हें 3 से 4 सवाल कर लिए तो ऑल ऑफ योर नॉलेज विल जस्ट बी एक्सपोज्ड इन दैट सेंस। तो ग्रेट, ज़बरदस्त। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट बेसिक्स, और क्या आता है बेसिक्स के अंदर? अच्छा, बेसिक्स पे ना मतलब ऑब्वियसली पहली इंटरेक्शन जब भी किसी फ्रेश ग्रेड से होती है किसी जॉब फेयर के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट ओपन हाउस एग्जीबिशन के अंदर, तो मोस्टली डिस्कशन आपकी प्रोजेक्ट्स पे हो रही होती है। लेकिन अगेन जब आप किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर लो या किसी भी वे में कर लो, आप ब्रेक डाउन करते हुए आप उसके कहीं ना कहीं ऊपर के कॉन्सेप्ट्स देखोगे, आप उसका डेटा स्ट्रक्चर देखोगे कि यार आपने क्या इंप्लीमेंट किया हुआ है। अगर आप कह भी लेते हो कि मैंने एक नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसमें कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स यही चीज़ें स्टैंड करती हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि यार अगर एक बड़ा फैंसी सा न्यूरल नेटवर्क से उसने कुछ कर दिया, एक मॉडल उसने यूज़ कर लिया, उसको कभी पता ही नहीं होगा बिहाइंड द सीन हुआ क्या। और जब हम इस पॉइंट पे आते हैं और हमें पता चल जाता है कि यार ये सिर्फ इसने एक चीज़ यूज़ की है एंड ही हैज़ नो आइडिया कि पीछे क्या चला था और कैसे हुआ था, या उसको अपनी बेसिक्स पे मैप ही कर लें। अच्छा, वी डोंट एक्सपेक्ट कि यार, अच्छा ऑब्वियसली जो लोग ये न्यूरल की एग्जांपल आ गई है कि जो मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं उस पर ट्रेन करवा रहे हैं, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि यार अच्छा आप खुद ही बिल्ड करो, स्क्रैच से करो, लेकिन बिहाइंड द सीन इम्प्लीमेंटेशन पता हो। हाँ, व्हेन वी ड्रिल डाउन तो यू शुड नो कि यार अच्छा वो कैसे चलता है, Exactly. CNN चलता कैसे, राइट? कि अगर मैं आपसे 3-4 कॉन्वर्सेशन करूँ तो मे बी द नेम ऑफ आंड्रे कारपाथी या जो भी मतलब जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनका नाम पॉपअप हो, आपने कोई उनकी 3-4 वीडियोस देखी हो, आपने एटलीस्ट आपको पता हो कि यार ऑन इन थियरी हाउ डज दैट वर्क। हाँ, लेकिन अगेन मसला ये आता है कि जब आप देखते हो कि यार ये भी नहीं है, और अभी क्योंकि देखिए जब इंडस्ट्री के पास एक बच्चा आ रहा है एज अ फ्रेश ग्रेड, तो इंडस्ट्री के लिए उसने सारा कोर्स शायद उस एक सेमेस्टर में ही पढ़ा है। इंडस्ट्री इज नेवर गोइंग टू बोरो दिस आर्गूमेंट कि यार मैंने तो पहले सब दूसरे सेमेस्टर में वो पढ़ी थी। अच्छा हाँ, ये एक अलग पॉइंट है, ये बहुत ज़बरदस्त और ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ है किसी बंदे के लिए कि यार तुम अभी ग्रेड होके आ रहे हो, सो तुम अपनी डिग्री रिप्रेजेंट करने मुझे आ रहे हो और तुम बताओगे यार मैंने शुरू में पढ़ा था तो मैं भूल गया। हाँ, आई थिंक ये तो आई थिंक टर्न ऑफ से ज़्यादा कोई एग्रेसिव वर्ड नहीं हो सकता इसके लिए। डेफिनेटली कि यार आप इंटरव्यू में आए, किससे आपने बात की है, किससे, और अपने डेटाबेस के आपने कहा यार कि डीनॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ओ सर वो तो मैंने 5th सेमेस्टर में पढ़ी थी, तो वो एंड आई एम लाइक कि यार वो तो मैंने तो 2012 में पढ़ी थी, एग्जैक्टली, मुझे तो अभी भी आती है, तो वाई हाउ कैन यू से कि यार मुझे 1.5 साल पुरानी चीज़ नहीं आती। अच्छा, और कई दफ़ा फिर इस आर्ग्यूमेंट को ना प्रोजेक्ट से बाइट कर देते हैं कि अच्छा हमारा तो प्रोजेक्ट ही डेटा साइंस में था, उसमें डेटाबेस का काम ही नहीं था। चलो ठीक है यार, तुम्हारे प्रोजेक्ट में शायद काम नहीं है, तुम्हारी डिग्री में कुछ सब्जेक्ट्स की वैल्यू थी, वो किधर है, राइट? तो या तो आप प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करवा लो। अच्छा, मेरी कई दफ़ा जब हम इस डिस्कशन में पढ़ते हैं तो वी से कि यार अगर इंडस्ट्री आपको प्रोजेक्ट की बेस पे इंडस्ट्री लेवल पे इंटरव्यू करना शुरू कर दे, आप उसको पास नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, 1-2% फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। तो आप क्यों ट्रिगर कर रहे हो कि नहीं जी हमें इस पे इवैल्यूएट करें? तो इट्स मच बेटर कि आप 4 इयर्स के कोर्स वर्क के ऊपर इवैल्यूएट हो जाए Exactly. रादर देन आपके 1 सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के ऊपर। हाँ, दैट इज़ वेरी गुड इनसाइट। क्योंकि अगर एक बंदा 3-4 साल एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है और आपका 4 महीने का प्रोजेक्ट है, तो उस बंदे की नॉलेज को बीट करना इज टफ थिंग टू आस्क।
लेकिन आपने अपना जो 4 महीने का प्रोजेक्ट किया उसको अगर अपनी बेसिक से मैप करके बता दो कि यार मुझे इतना बेसिक इंफ्रा समझ आ गया हुआ है, दैट्स अ विन। लेकिन हम क्योंकि हमें एक ये भी चीज़ की जाती है कि यार आपने कॉन्फिडेंट होकर जाना है, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में बड़ी थिन लाइन है, और वो यहीं से शुरू हो जाती है कि जी नहीं। अब आई गेस कई दफ़ा हम सीरीज़ देख रहा होता हूँ ना, तो जी रिएक्ट जेएस इंजीनियर, अभी फ्रेश ग्रेड बच्चा आ रहा है, वो खुद को पहले एक टेक्नोलॉजी का इंजीनियर क्लेम कर रहा है। आई गेस वो 3-4 साल भी बड़ा बिग क्लेम है। अगर आप एक टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली खुद को क्लेम करना शुरू कर दो, यार मुझे स्केल आउट्स आते हैं, नहीं आ सकते, ये हम भी रियलाइज़ करते हैं, लेकिन उनके आ रहे हैं मीन स्टैक डेवलपर, मन स्टैक डेवलपर। यार इट टेक्स टाइम कि आप इन चारों चीज़ों में से किसी 2 के ऊपर भी ग्रिप कर लो। लेकिन अगेन अब इन चीज़ों के साथ आप इंटरव्यूअर को ना गलत एक्सपेक्टेशन पे लेके जा रहे हो, यार मुझे अब इवैल्यूएट करो इस पर, क्योंकि अगर आपने फ्रेश ऑन द कॉन्ट्री अगर आपने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ मैं, मेरी ये प्रोजेक्ट्स और मेरी ये एजुकेशन है, दैट्स इट, बिल्कुल तो वो आपने इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन वैसे ही लो है, तो आपके लिए शायद हो सकता है कि 4 आउट ऑफ 10 पूछ ले रिएक्ट आपसे, या 5 आउट ऑफ 10 रिएक्ट पूछ ले। अगर आपने लिख दिया मीन स्टैक, तो फिर वो पूछेगा यार एक्सप्रेस कैसे चलता है, हैंड कैसे चलता है, नोड कैसे, क्योंकि बेसिक्स तो हर इंटरव्यू ने पूछनी है, एंड आई गेस वो अक्रॉस द इंडस्ट्री एक्सटेंडेड है। लेकिन जब आप टॉप पे चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहे हो ना, तो आप उसको रूम दे रहे हो कि यार इधर भी एक्सप्लोर करो। अगर वो शायद खुद मीन में से किसी एक पॉइंट पे काम करता हो, पर वो अब आपको इवैल्यूएट करेगा, एंड देन ही विल सी कि यार इतना बड़ा क्लेम क्यों है जब आप कर नहीं सकते, राइट तो वो सारा कुछ आपके नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। राइट 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 इट्स मच बेटर कि आप अपने आपको एज अ फ्रेश ग्रेजुएट लिख दें और नीचे आप प्रोजेक्ट में लिख दें कि मैंने इसमें मीन स्टैक इस्तेमाल और उसमें से भी आपकी प्लेट में क्या था। राइट। फिर बाद में होता है कि अच्छा नहीं, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये तो मेरे फलां दोस्त ने किया। हाँ यार, दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, लेट्स से एन ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर लाइक ईबे मैंने बनाया, लेट्स से, ठीक है, तो अगर 4 लोगों ने वो प्रोजेक्ट किया ना, उन चारों की सीवी में एक डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली पहले वाली के अंदर होनी चाहिए यार कि मैंने इसके बैकएंड को बिल्ड किया और मैंने बिडिंग इंजन बनाया है और मैंने लेट्स से रियल टाइम बिडिंग पे काम किया। सेकंड का होना चाहिए कि मैंने इसकी यूआई पे काम किया है, जो वो रियल टाइम में काउंटडाउन टाइमर्स मैंने डाले हैं फॉर एग्जांपल, और मैंने बिड को जो है ना फ्रंट एंड में प्रोसेस करें। तीसरे का शायद होना चाहिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन की है इसकी। चौथे का होना चाहिए कि मैंने लेट्स से टेस्टिंग की है इसकी, राइट। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मैनी टाइम्स जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर जब भी काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी सीवीज़ भेजते रहते हैं, क्या से रिव्यू करते हैं, इट इज़ और एक चीज़ कॉमन है सब में कि यार प्रोजेक्ट का लिखा और बता दिया कि प्रोजेक्ट क्या करता है। एक इवैल्यूएटर को ये नहीं जानना कि आपका प्रोजेक्ट क्या करता है, वो शायद आपको टाइटल से ही पता चल जाए। अगर आप लिखते हैं कि बिडिंग प्लेटफॉर्म ऑन मीन स्टैक लेट से, तो मुझे पता चल गया आपका प्लेटफॉर्म क्या करता है, मेरा एक्सपीरियंस है 5, 6, 10 साल का, मुझे पता है कि इन्स एंड आउट्स क्या हैं। अब नाउ आई नीड टू नो कि आपने स्पेसिफिकली उसके अंदर क्या किया। सो हाँ, वेरी गुड पॉइंट, वेरी फेयर पॉइंट, ज़बरदस्त, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज़ हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 4 ही चीज़ें हैं जिस पे आप इंडस्ट्री आपकी एक्सपेक्टेशन करती है इन टर्म्स ऑफ योर कोर्स वर्क: डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटाबेसेस। इसके अलावा आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। आई थिंक कि अगर आपका FYP एवरेज है ना, लेकिन आप इन चारों में आप छक्के मार रहे हैं, तो लाइक आई थिंक कि 70% कंपनीज में तो आप इजीली यू कैन मेक वे इन दोज कंपनीज। बिल्कुल। और एक और पॉइंट मतलब पहले आई गेस मिस कर गया, जो जब आप फैंसी वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हो ना, आपका FYP कंप्लीट भी नहीं होता। अच्छा, सो इट्स लाइक 60% काम होगा, डिप्लॉयड तो खैर बहुत दूर की बात हो जाती है, और उसमें भी बस ये कि जी ये हो गया और इतना ही है, कंप्लीट कर ही नहीं पाए क्योंकि आपने इतना ज़्यादा लिख लिया था कि आप बना तो सकते नहीं थे। लेकिन अगर आप अब लाइक लास्ट टाइम आई वाज एट अ यूनिवर्सिटी, तो मैंने उनको कहा कि यार अगर मैं किसी बच्चे का PHP का भी प्रोजेक्ट देखूँ और वो कंप्लीट वेब पे एक CRUD ऑपरेशन के एक सर्टन ऑपरेशंस पूरे कर रहा है, 100% कंप्लीट है, डिप्लॉयड है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, वो बच्चा मेरे लिए बेहतर है उससे जिसने एक मीन स्टैक का प्रोजेक्ट क्लेम किया और उसका 25% भी नहीं किया, राइट क्योंकि एटलीस्ट कंप्लीटेड है, जो उसने गोल सेट किया उसको अचीव किया। राइट, और एब्सोल्युटली। ये मिसिंग होता है। हाँ most of the यार, आई थिंक डिप्लॉय करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट, राइट। कि अगर मेरी CV के अंदर मैंने यही बिडिंग प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, अगर उसके आगे अपने हाइपर लिंक डाल दें सिर्फ कि यार मैं क्लिक करूँ और एक्चुअली वो डिप्लॉयड वर्जन में, चाहे वो आई डोंट नो, चाहे UI थोड़ी सी ब्रोकन हो, कोई मसला नहीं है, लॉगिन पे एरर मैसेजेस नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट इज़ डिप्लॉयड। आई थिंक दैट इज़ सच अ ह्यूज डिप्लॉयड हो, गिटअप का लिंक हो, हाँ ग्रेट, ठीक है, हाँ ये बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। अगर आपके ये भी नहीं है तो आई गेस फिर आप शायद थोड़ा ऑब्सोलीट हो मार्केट से अब के टाइम में। आपका होस्टेड भी होना चाहिए और आपका कोड भी मिलना चाहिए गिटहब के ऊपर, इसका मतलब आपको गिट भी आनी चाहिए। ग्रेट, सही है, ओके। यार 2-3 चीज़ें और हैं मेरे साइड पे। सो
एज यू मैंशन कि यार ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बड़ी थिन लाइन होती है. आई थिंक रिस्पेक्टफुल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. यू कैन बी द बेस्ट इन योर बैच एट आई डोंट नो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स या एल्गोरिथम्स पे, लेकिन as industry when we are looking to hire people, we are not looking to hire people जो वहाँ पे आएँ, जब हमारी कंपनी में आएंगे तो वो आएंगे और बताएंगे जी मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूँ और अपने इनके 4-5 लोगों पे सॉल्व कर रहे होंगे, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, अब अगेन जिस तरह आपने कोडिंग कंपटीशन ये चीज़ों को हाईलाइट किया, इसमें काफ़ी वैल्यूएबल लोग भी बनते हैं जिनको आइडिया होता है कि अब कोडिंग कंपटीशंस भी एक टीम गेम होती है. तो 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, उन्होंने मिलके काम करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है और उस पर विन करना है. लेकिन अगेन कई दफ़ा ये होता है कि जब इंडिविजुअल्स, मतलब अगेन ये 4 लोग हैं या 5 लोगों की टीम है, ये अब एज एन इंडिविजुअल जॉब करेगी कहीं पे. जब एज एन इंडिविजुअल जाते हैं ना, तो वो एक अगेन स्टार फैक्टर साथ होता है कि शायद आई वॉज द ओनली वन जो कुछ कर पा रहा था. अब जो चीज़ आप कोडिंग कंपटीशन में कर रहे थे वही आपको शायद यहाँ भी करनी है कि आपने अपनी टीम को साथ लेके चलना है. क्योंकि अच्छा, कोडिंग कंपटीशन में ना कोड रिव्यूज़ नहीं हो रहे होते, वहाँ काम एक सर्टेन टाइम के अंदर चीज़ अचीव कर लेना है, दैट्स इट. जब आप इंडस्ट्री में वो कोड लिखोगे, इंडस्ट्री ने आपका कोड चेंज करा देना है, क्योंकि वहाँ आपको था कि यार मैंने शायद 5 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दैट्स इट. अब इंडस्ट्री कहेगी कि यार अच्छा, अगर आप पाइथन में करो तो कन्वेंशंस किधर है, राइट? जिस चीज़ में भी कर रहे हो उसका हक अदा करके कोड लिखो. ये नहीं कि आपको लैंग्वेज में टाइप करना आता है और आपको कि भाई मैं इसके लैंग्वेज का कोडर हूँ. ठीक है. अगर आपको उसको यूज़ करना ही नहीं आता तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है. अब तो शायद GPT और बड़े टूल्स आपसे बेहतर यूटिलाइज हो जाए जब आपने उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करनी, चीज़ें नहीं करनी. अब उस टाइम के ऊपर आके जब थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलता है ना, तो फिर ये चीज़ कन्फ्लिक्ट करती है प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ कि अच्छा नहीं जी, हम तो कोड करते थे, चल भी जाता था, विन भी कर लेते थे. ऑब्वियसली जब आपने एप्लीकेशंस के लिए और रियल टाइम वर्ल्ड के लिए कोड लिख रहे हैं, वो डिफरेंट है. क्योंकि कोड लिखा एक दफ़ा जाता है, पढ़ा तो 10-20 दफ़ा जाता है. एग्जैक्टली. और आपको पता भी नहीं कितने लोगों ने किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, वहाँ गोल और है. लेकिन अगेन जब ये चीज़ थोड़ी ज़रा यहाँ के रियलाइज़ होती है तो फिर थोड़ा वो स्टारडम भी ब्रेक होता है. हाँ, उसकी वजह से इफेक्ट आता है. उसमें भी आई थिंक 2 किस्म के लोग होते हैं. एक होते हैं जो एक्चुअली जिनका स्टारडम एक्चुअली ब्रेक हो जाता है और वो दे रियलाइज़ कि नहीं यार एक्चुअली दिस इज़ समथिंग और मुझे आई रियली नीड टू अडॉप्ट दिस. दूसरा टाइप ऑफ लोग होते हैं जो काइंड ऑफ डिनाइल में चले जाते हैं कि यार नहीं ये तो नहीं, मैं तो वाकई आई वाज ग्रेट, तो ये क्या हो गया मेरे साथ. ठीक है, तो वो भी मतलब 2 डिस्टिंक्शन होता है. आई थिंक रिस्पेक्टफुल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टफुल, वो मैं अपनी लाइक डायरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जो सीरीज़ है उसमें भी आई टेल दिस मल्टीपल टाइम्स कि अगर आप रिस्पेक्टफुल नहीं है ना, या आप हम्बल नहीं है, तो आपके इर्द गिर्द के लोग हर वक्त वेट कर रहे होंगे कि व्हेन यू मेक अ मिस्टेक एंड दे विल बी एबल दे पॉइंट इट आउट एंड दे ब्रिंग यू डाउन. तो रिस्पेक्टफुल होना तो आई थिंक कि बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है. हो सकता है आपने बैच के चैम्पियन हो, लेकिन जब आप इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं, उनको एक टीम प्लेयर चाहिए, उनको एक रॉक स्टार टीम प्लेयर चाहिए. उनको सुपरस्टार इंडिविजुअल नहीं चाहिए, उन्हें रॉक स्टार टीम प्लेयर चाहिए. तो आई थिंक ये भी एक एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द इंडस्ट्री, राइट? एग्जैक्टली. और इसी को जब आप प्रीवियसली देखें, मतलब हम अपने एक्सपीरियंस में भी देखें, तो हमें शायद कई इंडिविजुअल चीते पता थे, लेकिन जो लोग अब एक्सेल कर गए मार्केट में वो डिफरेंट थे, वो टीम प्लेयर्स अच्छे थे. तो वो नज़र आता है आपको ओवर टाइम भी. लेकिन शायद फ्रेश के लिए थोड़ा इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना टफ होता है. हाँ बिल्कुल. सो बड़ी ज़बरदस्त सेइंग है कि इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर. सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्टफुल होना ज़रूरी है और टीम प्लेयर होना ज़रूरी है. हाँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो शायद मतलब लोग ये ना समझें कि कोडिंग कंपटीशंस वैल्यूएबल नहीं है. कोडिंग कंपटीशंस बहुत वैल्यूएबल है. हाँ एब्सोल्युटली, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट. हाँ. अगर कोडिंग एक्चुअली CV के ऊपर 3-4 चीज़ें स्टैंड आउट कर सकती हैं, राइट? या तो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपका रोल बड़ा ज़बरदस्त हो, कोई वो अवार्ड जीता हो, या फिर आपने कोई कोडिंग कंपटीशन में ICPC वगैरह में आपकी कोई पोजीशंस हो, कोई भी आपने आई डोंट नो हैकर रैंक की आपने कहा हो कि यार मैंने 200 प्रॉब्लम सॉल्व की हुई हैं, बिल्कुल ये स्टैंड आउट कर सकता है. या फिर आपका CGPA बड़ा ज़बरदस्त हो, आपको डीन्स ऑनर लिस्ट वगैरह हो, या फिर आपका 3.5 से ऊपर CGPA हो, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैल्यू है कोडिंग कॉम्पिटिशन्स की. एक्चुअली वी हैव हायर्ड सम पीपल, आई थिंक लास्ट ईयर में हमने मल्टीपल लोग हायर किए हैं जिनका सिर्फ क्लेम टू फेम कोडिंग कॉम्पिटिशन्स था. एग्जैक्टली. इट हैज़ टर्न्ड आउट वेरी वेल फॉर अस. ज़बरदस्त. एक और चीज़ मेरे पास है, डू यू हैव एनीथिंग एल्स प्री में? हाँ, एक और चीज़ मेरे पास है यार, ग्रूमिंग. और ग्रूमिंग में मतलब आई थिंक के मोर फिजिकल एंड लेस, मतलब कम्युनिकेशन वगैरह के लिहाज से भी ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है. लेकिन आई हैव मेट पीपल इन द लास्ट, मतलब मैंने तकरीबन 1000 से 2000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए हैं पिछले 10 सालों में. तो आई मेट पीपल
जो बड़े ज़बरदस्त थे कोडिंग में, लेकिन व्हेन दे कम टू द इंटरव्यू तो शायद शर्ट बाहर निकली हुई है, या फिर आई डोंट नो उन्होंने लोअर पहना हुआ है एक इंटरव्यू के अंदर, या जूतियाँ या सैंडल्स पहनी हुई है, राइट, या आई डोंट नो हेयर इज़ मेसी, ठीक है, तो मेरे लिए तो ये इट इज़ अ रेड फ्लैग. इज़ इट अ रेड फ्लैग फॉर यू एज़ वेल? डेफिनेटली. और अच्छा, इस चीज़ को ना ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब लास्ट टाइम व्हेन वी वर इंटरव्यूइंग सम ऑफ द कैंडिडेट्स, जब आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहे हो या किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो अगेन रिस्पेक्टफुल वाला एलिमेंट जो दूसरे वे में था वो इधर भी आता है. यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द टाइम ऑफ दैट पर्सन. मतलब अगर आपने इतने झूठ लिख के, मतलब शायद आपको इंटरव्यू कॉल आ गई हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बंदा मेरा इंटरव्यू लेने आ रहा है उसका एक सर्टन टाइम है जो शायद एक कंपनी के लिए एक बड़ा बिलेबल टाइम है, बट वो कंपनी मेरे पे इन्वेस्ट करा रही है टू सी इफ आई हैव पोटेंशियल और नॉट. अलॉन्ग विद दैट कि यार मैं उस बंदे को एंटरटेन कैसे कर रहा हूँ. नाउ आई हैव सीन पीपल फ्रॉम वेरी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली आई कांट नेम देम, लेकिन इंटरव्यू हो रहा है तो पहला क्वेश्चन हुआ, यार वो उस पे ऐसे था, एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि बस ये तुम्हारा और मेरा आखिरी आई एम नॉट योर यार. हाँ ठीक है. और चेन है, ठीक है, आपकी एक पर्सनल लाइफ में आप जिस तरह मर्जी ड्रेसिंग करो, इट डजेंट मैटर. आई एम नॉट आस्किंग कि यार टक इन शर्ट के साथ आओ, प्रॉपर आओ, एक रिस्पेक्टफुल वे में आओ. शायद आप अपने फादर के साथ भी ऐसे बात नहीं करोगे यार यू आर लेड बैक और आप इस तरह कर रहे हो और आपके स्लैंग्स चल रहे हैं. ठीक है, जेन ज़ी है, स्लैंग्स आएंगे, लेकिन आपने देखना है कि कौन सी बात करने वाली किस तरीके से है. एब्सोल्युटली. अगर आपको 16 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन के बाद बात करनी नहीं आती, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बीइंग हायर्ड एट एनी कंपनी. ठीक है, सबसे पहले एथिक्स देखिए, कंपनी ने ट्रेन करना है, किसी भी कंपनी ने तरबियत नहीं करनी, राइट. तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को हाईलाइट होनी चाहिए. वो शायद समझते हैं कि अच्छा यार ये सारे मसले, अच्छा कई लोगों को पता भी होते हैं, उनको लगता है यार ये चीज़ कंपनी ने फिक्स करनी है. कंपनी ने क्या फिक्स करना है? कंपनी का सिर्फ ये है कि यार हमें एक बंदा बेसिक्स अच्छे के साथ मिल रहा है, वी विल ट्रेन देम इन सर्टेन स्किल्स और टूल्स, और वो बंदा यूटिलाइज हो जाएगा. राइट. अगर कंपनी ने आपको ये भी बताना है यार बैठना और उठना ऐसे है, फिर कंपनी तो किसी और वे में चली जाएगी ना, वो अपना काम क्या करेगी. एब्सोल्युटली. सो किसी भी कंपनी में जब आप जाते हैं, जब अब अभी इस वक्त हम जिन कंपनीज़ की बात करें, आई थिंक कि हम आई डोंट नो एटलीस्ट हाफ वे डिसेंट एंड अबव दैट कंपनीज़ की बात करें. वी नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनीज़ जहाँ पे जीरो प्रोसेसेस वगैरह है या ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की बात कर रहे हैं. Exactly. ठीक है, जो कि जिनके अगर आपने नंबर्स में बात करनी है तो आई थिंक मोर देन 15 एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट होंगे, और मतलब वो एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे होंगे अगर वो स्मॉल है तो. सो मल्टीपल चीज़ें जो कि दैट आई हैव सीन आर, मतलब एक तो ये आपने बोला है कि यार बोलना, दैट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर श्योर. दैट इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल एट ऑल. कभी कभी ये होता है कि अच्छा काफ़ी दफ़ा ना लोगों को पता भी नहीं होता कि वो ये कर रहे हैं. सो आई हैव सीन मल्टीपल पीपल के अगर वो इंटरव्यू में है तो इस तरह ये बैठ के आपकी बात सुन रहे हैं. अब शायद वो कन्फ्यूजन की वजह से कर रहे हैं, शायद वो नर्वस हैं, या शायद वो कॉन्फिडेंट पोज होने के लिए कर रहे हैं. लेकिन यू शुड रियलाइज़ कि यार दूसरी तरफ जो बंदा बैठा हुआ है ना, अगर वो कंपोज बैठा है, आपके साथ रिस्पेक्टफुल बैठा है, तो ये उसके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि ऑल्सो हो सकता है कि अगर आप हायर हो जाएं और साल के अंदर आपके पीयर्स को पता है यार आप बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल एक्चुअली, ये तो आप सिर्फ नर्वस होते हैं तब करते हैं. एट दैट पॉइंट दैट्स ओके. इसे कहते हैं इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट. यानी कि अगर हमें पता है, सो वी गॉट मल्टीपल पीपल एट आवर ऑफिस एज वेल. ठीक है, लोगों की इडियोसिंक्रेसीज हैं. किसी बंदे की है यार कि मेरा, किसी बंदे ने है यार मैंने लेटेस्ट सैंडल्स पहन के आने हैं. ठीक है, वो उसमें कंफर्टेबल है, अब वो सही है. लेकिन आप इंटरव्यू के वक्त ऐसे नहीं आ सकते. वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड दैट यू आर ग्रेट एट व्हाट यू डू एंड दैट यू आर रिस्पेक्टफुल एंड दैट यू आर हम्बल, उसके बाद कंपनी आपको लेवरेज दे देगी. लेकिन वो फर्स्ट इंटरेक्शन पे आपको बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन पे उन्होंने आपको आपके बेस्ट बिहेवियर पे देखना है. ठीक है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आपको पता था 2 से 3 दिन पहले कि आपका आज इंटरव्यू है और इस टाइम पे है, और आपको अपने बेस्ट बिहेवियर पे होना है इस पॉइंट पे. सो आई थिंक वो दैट इज दैट रियली हिट्स होम. अच्छा, और इवन लाइक ऑब्वियसली जब आप एक इंटरव्यू रूम में बैठे हुए हैं तब तो ये चीज़ें वैलिडेट हो ही रही हैं, लेकिन जब आपको एक HR ने स्केड्यूल किया, अब जो HR है ना वो इसमें हर टाइम पे एक रोल प्ले कर रहा है. उसने कॉल पे भी कुछ नोट किया, उसने आपके आने से लिख भी दिया, आपके इंटरव्यू रूम तक जाने तक सब कुछ नोट कर रहा है, और ये हर HR कर रहा होता है. मतलब उनको पता है, एंड वेन एवर टेक्निकल इंटरव्यू इज क्लियर उसके बाद HR हो रहा होता है. मतलब HR की इंपॉर्टेंस ये है. आपको लग रहा होगा कि वो बस आपको ग्रीट करके उन्हें आपको बिठा दिया, लेकिन यू डोंट नो कि HR ने सबसे पहले जाके जो इंटरव्यूअर है उसने आपको फीडबैक भी देना है कि यार ये बंदा, इसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं सही थी यार, इसका.
एंड जब कभी लाइक 3 से 4 कैंडिडेट्स एंड डिस्कशन हो रही होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट HR प्ले कर रहा होता है कि यार मैं इस बंदे से मिला था, इस बंदे में ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है, इस बंदे की ये चीज़ मुझे लग रहा है प्रॉब्लमेटिक है, ये कल्चरल फिट नहीं है। तो फिर टेक्निकली वो बंदा 10 on 10 भी हो, तो अगर कहीं पे कल्चरल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो तो हम खुद भी यही करते हैं कि हमें फिर उस चीज़ को नो करना पड़ता है। एक्चुअली हाँ एब्सोल्युटली। और बाद में क्योंकि बाद में फाउंडर्स ने या कंपनी मैनेजमेंट ने भी HR से पूछने कि यार ये बंदा कैसे हायर हो गया, ये Exactly. कल्चरल फिट ही नहीं था। सो HR का बहुत बड़ा आई थिंक HR का काइंड ऑफ वीटो भी होता है काफी बिल्कुल। केसेस में, राइट? कई कि cases में वो होता है। हाँ कि यार 9 out of 10 टेक्निकल था, लोगों ने कहा बहुत ज़बरदस्त है। वीव सीन दैट कि यार एंड पे HR ने कहा नहीं यार ये तो हमारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि ये टीम प्लेयर नहीं है, या फिर ये हमारे साथ नहीं चल सकता, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, या ये मतलब इसका ना कैजुअल एटीट्यूड है, या लेट आया ये। बिल्कुल लेट आया, या आप आ किस तरह से रहे हो। एंड देन वी हैव सीन सर्टेन टाइम्स कि यार ऑफिस से गुजर रहे हो, ऑब्वियसली शायद आपके इर्द गिर्द लोग हो या आपको एक दिखाया जा रहा है कि अच्छा यार ऑफिस इस तरह से, एंड हाउ यू आर एक्चुअली लाइक आपकी प्रेजेंस क्या और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या। एक होता है कि मैं किसी पार्क में मूव कर रहा हूँ, और एक होता है यार मैं एक फॉर्मल प्लेस में जहाँ शायद लोग काम कर रहे हैं, किस तरह मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या अगर मुझे किसी से बात भी करनी है, ये वो चीज़ क्या। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो मतलब काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, लेकिन अगेन लोग लेकिन इनविजिबल होते हैं, हाँ आपको नहीं पता होता लेकिन होते हैं। ये आपको टेबल की दूसरी तरफ आके बाद में पता चलता है कि यार ये कितने क्रिटिकल थे। राइट एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। राइट आई थिंक प्री वाले पार्ट में बिफोर बीइंग हायर्ड, तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द स्टफ फ्रॉम माय लिस्ट। डू यू हैव एनीथिंग एल्स? हाँ यार प्री में आई गेस एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना वो एक्सपीरियंसेस हैं प्री हायरिंग। अब उसमें आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कि यार अच्छा आपने कोई इंटर्नशिप्स बड़ी फैंसी की हो या बड़ा कुछ और किया हो, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ना कुछ ट्राई किया हो। आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ एक क्लास में आने, प्रोजेक्ट करने और क्लास से बाहर जाने तक अगर महदूद है ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आपने वो एक्सपीरियंस किसी टेक्निकल काम में करनी हो, किसी को करिकुलर में करनी हो, कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस किया हो, एटलीस्ट किया हो। अब नाउ वी हैव सीन आफ्टर, क्योंकि खुद भी थोड़ा इसी से ताल्लुक़ रहा है और बाद में भी जो लोग देखे हैं, तो जो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर करके आ रहे होते हैं ना उनमें एक सर्टेन डिस्टिंक्शन होती है। शायद टेक्निकली वो चीतों से लेस हो, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल पैकेज है उसमें वो लोग एक सर्टेन गैप क्रिएट कर जाते हैं बाकी लोगों के साथ। वो उनकी कम्युनिकेशन, उनकी प्रेजेंस, वो ऑलरेडी टीम प्लेयर बन के आ रहे होते हैं। Right. उन्हें पता है कि यार हमने जहाँ विदाउट फैसिलिटीज़ या विदाउट सपोर्ट यूनिवर्सिटी में ये काम कर लिया, तो जब फैसिलिटीज़ और सब कुछ है तो फिर तो काम करना ईजी है उनके लिए। राइट और ये चीज़ बहुत मतलब उनकी लीडरशिप में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। एंड मोस्ट ऑफ द लीडर्स विच यू कैन सी, उनमें ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि वो इस एक्सपीरियंस के साथ आ रहे होते हैं पहले से। अंडरग्रेड में कुछ ना कुछ किया होता है, कुछ ना कुछ किया Try होता है। बिल्कुल ठीक है, ग्रेट, सही है। हाँ ये लेकिन ये मस्ट हैव नहीं है, इट जस्ट स्टैंड्स आउट, राइट? टू हैव है। हाँ गुड टू हैव है, क्योंकि बिल्कुल लेट्स से कि अगर 50 CVs हैं, मोर और लेस कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर उनमें नहीं है, उनसे बड़ा इजीली स्टैंड आउट करने का तरीका है, राइट? और हाँ इसमें गलत लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब इंटरव्यूअर ने अगर आपसे 3-4 Evaluate हो जाए। फिर वो आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा कि क्या हुआ। राइट, ग्रेट, ओके, एनीथिंग एल्स? No. अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है यार। आई थिंक इनफ फॉर द प्री हायरिंग फेज़। अब आते हैं हम, लेट्स से अब हायर हो गया कोई, ठीक है, उसके बाद मेरे पास तो बड़ी लंबी लिस्ट है। अच्छा, आई थिंक बिफोर वी मूव ऑन टू पोस्ट हायरिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट कि यार ये जो हम बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट टू डिस्करेज एनीबडी। इसका मकसद ये है कि यार टू इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ सक्सेस, कि ये चीज़ें आप करेंगे तो यार you'll easily stand out, क्योंकि ये बाकी ये लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे, और मतलब दिस विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड, इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ बीइंग टेकन सीरियसली। सो इसका मतलब डिस्करेज करना नहीं है, इसका मतलब एजुकेट करना है मोस्टली, राइट? सो ओके, लेट्स से मैं हायर हो गया, मैंने किसी भी कंपनी पे हायर हो गया, हाफ ए डिसेंट कंपनी है एटलीस्ट। अब उस कंपनी की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है? अच्छा, तो पोस्ट हायरिंग जो एक्सपेक्टेशंस है या जो चीज़ें हैं उसमें मतलब वो मल्टीपल हैं। जैसे आपने भी कहा काफ़ी लंबी लिस्ट है, मेरे पास भी 4-5 चीज़ें हाईलाइटेड है कि क्या उसमें होनी चाहिए। अच्छा, जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे पर्सपेक्टिव में, ठीक है, एक सबसे पहले वो आती है ऑनरशिप, साथ आता है कैन डू एटीट्यूड, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली 80% चांस है कि जिस भी आप कंपनी में हायर हुए हो, जो उन्होंने आपसे करवाने हैं, उनके सर्टेन टास्क या ट्रेनिंग है, आपने ऑब्वियसली पहले वो चीज़ नहीं की होगी। शायद कुछ क्लोज उसमें उस लैंग्वेज में कुछ काम किया हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स उनके होंगे उससे आपने नहीं किया होगा, तो आपके लिए होगा नहीं है। उसमें आपका कैन डू एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अगेन ये नहीं है कि यार शायद आपने जिस तरह पहले चीज़ें चलाई हैं वैसे चल जाएंगी, कोई
यूनिवर्सिटी असाइनमेंट की तरह है कि बस कर दिया और हो जाएगा, नहीं, आपको ग्रिल किया जा रहा होगा, आपकी आइट्रेशंस करवाई जा रही होंगी, आपको एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स पर लाया जा रहा होगा। अब कई दफ़ा ये होता है, जिस तरह अभी हम पहले स्टार वाली बात कर रहे थे कि यार कंपटीशन से आए हुए एक वाइब होती है कि यार वी कैन डू इट, और मतलब हो भी जाएगा, और प्रॉब्लम कर भी टाइम में लेते हैं। लेकिन जब आइट्रेशन फेज़ में आते हैं और जब आपके स्टैंडर्ड सेट करवाए जा रहे होते हैं, वहाँ कैन डू एटीट्यूड सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ वैसे है नहीं। अब उधर सबसे पहला आर्गूमेंट ये होता है कि यार चल तो रही है, कर भी दिया, टाइम में भी कर दिया, पर स्टैंडर्ड ही सही नहीं है। और वही से तो आपकी फाउंडेशन एक बंदे ने बिल्ड करनी है। उस पॉइंट पे सबसे पहली चीज़ होती है आपका कैन डू एटीट्यूड, कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये भी कर लूँगा। आपको जितने फीडबैक्स आ रहे हैं उनको अकोमोडेट करना, फिर अगेन उस टाइमलाइन के साथ, क्योंकि आपको टाइमलाइन फीडबैक के साथ पहले से दे रहा होता है बंदा कि यार अच्छा आप 5 दिन है, हमें इस टास्क को क्लोज करना है, तो 2 दिन में करोगे, 2 दिन में इटरेशंस होगी, 1 दिन में आप डिस्कस करके उस टास्क को रैप अप कर रहे होगे। तो वहाँ आपका एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, गिव अप नहीं करना। कैन डू एटीट्यूड को अगर हम थोड़ा जूम इन करें तो क्या क्या इसके अंदर आता है? मतलब अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ कि कैन डू एटीट्यूड की 3-4 क्या चीज़ें, आई थिंक एक तो टेनेसिटी इंपॉर्टेंट है यार, कि जो मर्जी हो रहा है आपने गिव अप नहीं करना, राइट? आई थिंक सो अगेन हमारे पास, आपके पास भी, हमारे पास एग्जांपल्स हैं एट कोजेंट लैब्स ऑफ पीपल whose unique trait was they didn't give up. मतलब ठीक है, तो and we're very lucky to have them. तो एक तो टेनेसिटी है उसके अंदर, कैन डू एटीट्यूड के अंदर। दूसरे ख्याल से काइंड ऑफ ऑप्टिमिज्म एज वेल, राइट, अबाउट योरसेल्फ, कि यार मैं कर लूँगा, मैं कर ही लूँगा, इवेंचुअली मैं कर लूँगा, मैंने क्या। और तीसरी चीज़ मेरे से डिसिप्लिन, जो आपने कहा कि यार डेडलाइंस अब करना तो है लेकिन एक वक्त में करना है, राइट? तो डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप एवरी डे एंड ट्राइंग ऑन इट, करते बार बार करके यार किसी पॉइंट पे मैं उसको कर ही लूँगा। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या कुछ और भी है इसके अंदर? ऑब्वियसली ये 3 तो मतलब उसका लाजमी पार्ट है, शायद 80 to 90% ये 3 चीज़ें ही इसको कवर कर रही हैं कि आप इसको लेके कैसे चलते हो। एंड देन अगेन कि आपने उसको ऐसे एक टास्क नहीं लेना कि यार एक कंपनी का एक टास्क है, कंपनी ने दिया हुआ है, उसको ऑन करना है कि यार ये एक चैलेंज है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओनरशिप क्या होती है? अच्छा, ऑनरशिप में अगेन वैसे ऑनरशिप बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, लेकिन ऑनरशिप इज़ लाइक कि यार अब मैं अगर एक चीज़ बिल्ड कर रहा हूँ ना, मैं मतलब मुझे एक टास्क मिला हुआ है, इसको कंप्लीट करना, इसको फिनिश लाइन तक विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स लेके जाना मेरा काम है। डेडलाइन से पहले एक चलते चलाते वर्जन में पकड़ा देना, दैट्स नॉट एन ऑनरशिप। लेकिन कि एंड टू एंड ओनरशिप डिलीवर करना ऑल रिक्वायरमेंट्स कि अच्छा यार ये चीज़ें मीट होनी चाहिए थी इस टाइम के अंदर, दैट्स एन ऑनरशिप। फिर अगेन अगर आपको लगता है कि यार अच्छा मुझे काफ़ी फीडबैक मिल गया, मैं नहीं कर पा रहा, क्या मैंने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पुट किया कि नहीं, आप उसको एक कंपनी का डिज़ायर मतलब डेडिकेटेड टास्क समझ रहे हो, कि आप उसको अपने लिए ओन कर रहे हो कि नहीं यार ये मेरा एक चैलेंज, इसको मैंने सॉल्व करना है। अगर तो कंपनी का एक काम है छोटा सा, तो फिर तो आप कहोगे अच्छा यार 6 बजे नहीं हुआ, चलो कल देखूंगा क्या कह लेंगे। अगर आपने ऑनरशिप ली हुई है ना, तो शायद आप उसके लिए 8 बजे तक भी बैठ रहे हो कि यार नहीं ये मेरे पे था, मैंने करना है, मैंने खुद को आज इसका डेडलाइन दी थी, मैं तो इस पर बैठा हुआ। लेकिन ये चीज़ जनरली उतनी कॉमन नहीं होती लोगों में, तो उनको फिर टाइम रियलाइज़ होता है कि यार इस चीज़ को ऐसे मैंने लेके चलना था। राइट, ठीक है। थोड़ी सी टेंजेंशियल चीज़ है इससे, लेकिन आई थिंक हाई सेल्फ एस्टीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो 2 लोग हैं, दोनों को लेट्स से सेम फीडबैक मिला कि यार यूर गोइंग बिहाइंड टाइमलाइन, और कल की डेडलाइन है, मुझे नहीं लग रहा कि कल तक हो जाएगा। समबडी हुज हाई सेल्फ एस्टीम, वो जब ये एक दफ़ा सुनेगा तो वो सोचेगा यार मैं नेक्स्ट टाइम मैं ये बात अपने टीम लीड से या अपने मेंटोर से नहीं सुनना चाहता, तो आई मस्ट डू समथिंग टू नॉट बी इन दैट पोजीशन कि अगली बार मुझे ये बात सुननी पड़े। समबडी इज़ लो सेल्फ एस्टीम, वो कहेगा यार चलो ठीक है कोई नहीं, आज सुन लिया, कल भी सुन लिया, परसों भी सुन लिया। सो आई थिंक एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन होती है उन लोगों में जो लो सेल्फ एस्टीम और हाई सेल्फ एस्टीम होते हैं। उर्दू में इस चीज़ को इज़्ज़त नफ्स कहते हैं कि यार आपकी अपने आप के लिए एक इज़्ज़त का बार होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि यार अगर मुझे किसी बंदे ने एक चीज़ पॉइंट आउट किया है तो मेरे लिए बड़ा अनएक्सेप्टेबल होगा कि मुझे वही चीज़ दोबारा कहे या मुझे बार बार फॉलो अप करना पड़े उसका। तो मेरे ख्याल से मतलब हमने 3 चीज़ें भी क्विकली डिस्कस कर ली हैं, राइट, कि कैन डू एटीट्यूड, ओनरशिप एंड हाई सेल्फ एस्टीम एज वेल। हाँ, अच्छा कई दफ़ा ना हाई सेल्फ एस्टीम से क्या हो रहा है कि वी एक्सपेक्ट कि हाई सेल्फ एस्टीम से मतलब ये होगा कि यार अगर मुझे किसी ने कहा है तो मैंने आइंदा रिपीट नहीं करना। कई दफ़ा हाई सेल्फ एस्टीम से ये भी है कि यार मुझे कोई कही ना, मैंने सिर्फ कहा कैसे किसी ने, ख़त्म बात, मैं तो जा रहा हूँ, मैंने अगली दफ़ा नहीं सुनना। एक होता है कि यार हाई सेल्फ एस्टीम के साथ आप में रूम फॉर इम्प्रूवमेंट भी हो, आपको पता है कि यार अगर मेरी ये गलती है मैंने इसको इम्प्रूव करना है। लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा तो ये कहेगा ना कि अच्छा यार इम्प्रूव भी नहीं, लेकिन चलो वो
तरीके से कह ही नहीं रहे हैं, और कई दफ़ा ना लो सेल्फ इस्टीम वाले अच्छा प्ले कर जाते हैं, कैसे कि यार अच्छा नहीं आपने फीडबैक दिया, जी हो जाएगा, वो इम्प्रूव भी नहीं कर रहे। राइट, आइडियल पर्सन है जिसमें हाई सेल्फ इस्टीम भी है और वो इम्प्रूव भी कर वो रहा है। एक्शनेबली इम्प्रूव कर रहे हैं। राइट राइट आइडियल बंदा वो है, सिर्फ हाई सेल्फ इस्टीम होना नहीं, वो तो फिर ये भी है कि यार ऐसा आपने कहा अल्लाह हाफिज़ मैं कल नहीं आ रहा, राइट, लेकिन उसके साथ वो उस ईगो problem को fix ईगो और हाई सेल्फ एस्टीम में थोड़ा सा थिन लाइन ही है हाँ मेरे को, लेकिन हाँ ठीक है, तो लेस ईगो एंड मोर सेल्फ एस्टीम वेरी इंपॉर्टेंट और एक्शनेबल करें, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। व्हाट एल्स, और क्या लिस्ट में पड़ा है? प्रेजेंस, प्रेजेंस क्या होता है? ठीक है। अच्छा, अब कई दफ़ा ना फ्रेश ग्रेड्स को लगता है कि एज यूर सेइंग थिंग्स, मैं अपनी लिस्ट से चीज़ें काटी जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पास भी सेम चीज़ है ये। कॉमन अच्छा, ठीक है। प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंस में ये होता है कि व्हेन यू आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टेन एनवायरनमेंट होगा, उस एनवायरनमेंट में आप क्या ऐड कर रहे हो, ठीक है, और आप कैसे उस एनवायरनमेंट का पार्ट बन के बता रहे हो कि यार आई एम समवन। कि आपके होने और ना होने के दरमियान में फ़र्क क्या फ़र्क होना चाहिए। है? राइट, कई दफ़ा ना फ्रेश ग्रेड्स को लगता है कि यार हमारे से तो वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता, और ये सबसे बड़ी गलती है। तो आप अच्छा, इससे ना लोगों को कई दफ़ा फील होता है कि शायद अगर हम कंपनी के किसी प्रोजेक्ट का पार्ट है तो हमारी प्रेजेंस है, अदरवाइज प्रेजेंस नहीं है। प्रेजेंस बहुत सारी चीज़ों से है। अब जिस तरह अगर लेट्स से हमसे टोटली फ्रेश के रिलेटेड ही अगर बात करते हैं तो आपने ज्वाइन कर लिया, आपको सर्टेन टास्क भी मिले हुए हैं, 70 to 80% हमें फ्रेश ग्रेड्स नज़र आएंगे कि उन्होंने आना है अपने जो भी उनका मेंटोर है या उनका लीड है उससे डिस्कशन करनी है, और बस उसके अलावा कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, कुछ और भी नहीं हो पा रहा। कंपनी में 10-20 लोग और होंगे, मल्टीपल लोग आपको मिलेंगे, क्या आपने उन लोगों से भी कनेक्ट किया? आप एक बंदे से तो ट्रेन हो रहे हो, वो आपको एक सर्टेन स्किल पे ट्रेन कर रहा है, लेकिन और प्रोफेशनलिज्म में बहुत सारी चीज़ें जो शायद कोई और सिखा रहा हूँ। मैं शायद पाइथन तो अपने एक लीड से सीख रहा हूँ, बट मैं एक और बंदे को देख के ये सीख रहा हूँ कि यार अच्छा ऑफिस में डिस्कशंस कैसे होती हैं, ऑफिस में फ़न पार्ट कैसे प्ले होता है, ऑफिस की गेम्स में कैसे पार्ट लेना है, मैंने टाइमिंग्स कैसे फॉलो करनी है, मैंने किस टाइम पे आना है, कैसे आना है, मैंने अपने इश्यूज़ को एस्केलेट कैसे करना है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख के सीखोगे, लेकिन अगर आप किसी बंदे से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे और वो लोग जो मर्जी कर रहे हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा। कई दफ़ा होता है कि जब हमने ये चीज़ बड़ी कॉमन नोट की है, 3 महीने हो जाते हैं, प्रोबेशन क्लियर हो रही होती है, तब लोगों को पता चलता है अच्छा यार ये पार्ट है यहाँ का, हाँ यहाँ देखा है चलते फिरते कोई राब्ता ही नहीं हुआ। क्यों यार, 40-50 लोगों में अगर आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाए तो फिर फ़ायदा। अब उससे ड्रॉबैक क्या होता है कि ये लोग फिर 1-2 साल सिर्फ अपने स्किल्स पे काम करते हैं, उसके बाद जब लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ की बारी आती है, वहाँ एक क्लियर गैप क्रिएट हुआ होता है। गुडविल भी नहीं बनी होती लोगों के साथ, कम्युनिकेशन भी नहीं की होती, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में नहीं पहले गए होते, तो क्लियरली वो बड़ा मुश्किल नहीं हो रहा होता। एंड देन अगेन अपनी प्रेजेंस अपने मेंटोर के साथ भी, मतलब ये तो थोड़ी ज़रा काम से हटके वाली चीज़ें थी ना कि यार अच्छा आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट किया। अब काम में लेके भी प्रेजेंस, अगर आपका मेंटोर आपको या आपका लीड आपको एक मैसेज कर रहा है कि यार क्या स्टेटस है, पहली चीज़ तो उसको स्टेटस पूछना क्यों पड़ा है, राइट, पहले वो बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन चलो अगर उसने पूछ लिया, फिर आपको पता चलता है कि यार मेरा तो स्लैक ही नहीं ऑन होता, मेरे Right. स्लैक पे तो नोटिफिकेशन ही नहीं आती, राइट, कुछ इस तरह का इशू है, मैंने क्यों उसको टाइमली रिपोर्ट में नहीं कर पाया या उसको नहीं बता पाया। एंड देन अगर मेरे लीड को मेरे होने ना होने की क्लैरिटी नहीं है, ये बड़ा अलार्मिंग पॉइंट है। अब जिस तरह हमारे पास भी है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, बहुत सारी कंपनीज में यही सीन है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो भी आपका मेंटोर या आपका लीड है उसको पता ही ना हो कि आप किस टाइम पे क्या कर रहे हो। ऑब्वियसली आपकी एक सर्टेन ग्रुप के साथ डिपेंडेंसी होगी, उस ग्रुप की और आपकी कोऑर्डिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी है आपने। एंड इज योर जॉब टू काइंड ऑफ बी अवेलेबल फॉर देम, राइट? बिल्कुल। मतलब ऐसे नॉट द अदर वे राउंड, उनका काम नहीं आपको अवेलेबल रखना, एग्जैक्टली, आपका काम है अपनी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना उनके हिसाब से, और उनके साथ ओवरलैप करना राइट एट मैक्स। अगर कोई बड़े सीरियस कंस्ट्रेंट्स है तो देखा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं होते फ्रेश में। राइट, तो उन सारी चीज़ों को केटर करना ये सारी प्रेजेंस का पार्ट है। मतलब कंपनी को फील होना चाहिए कि यार एक बंदे ने हमें ज्वाइन किया, एक बंदा हमारा पार्ट है। आपके मेंटोर को फील होना चाहिए कि एक बंदा मेरे साथ एसोसिएट हुआ प्रॉपर वे। वो एक इंसान है, उसके अपने आइडियाज़ हैं, उसकी अपनी Exactly. एनर्जी है, वो आता है कोई बात सिर्फ काम की बात करके नहीं चला जाता, कोई और भी बात करता है, उसके आई डोंट नो कोई कॉन्ट्रेरियन ओपिनियंस हैं, या उसका फुटबॉल में बहुत ज़्यादा शौक है, या उसको ट्रिप्स का बड़ा शौक है, या उसको खाने का बड़ा शौक है। डिस्कशंस हो, हाँ एग्जैक्टली, दैट नीड्स टू हैपन। और हो सकता है कि वो सारा कुछ आपके लीड पे नहीं है, तो यार और भी लोग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई तो आपसे रिलेट कर पाता होगा। हाँ हाँ, जितने मर्जी आप इंट्रोवर्ट हो ना, आपसे मिलता जुलता बंदा हर कंपनी में कोई ना कोई निकल आएगा। तो जब निकल रहा है तो आपका एक नेटवर्क क्यों नहीं बिल्ड हुआ? राइट, और शायद ये नेटवर्क वाली चीज़ प्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए अच्छा, टू सम एक्सटेंट। राइट, लेकिन अगेन ये वो बात है कि जिससे आपने अगर ये चीज़ें पहले की हों तो आपको आइडिया होता है कि यार मेरे लोगों में प्रेजेंस और इंपॉर्टेंस कैसे बनानी है। राइट।
राइट ठीक है, ग्रेट, ज़बरदस्त। इसी से थोड़ा सा रिलेटेड चीज़ है एक, वो जो आपने मतलब एज यू मेंशन कि यार वो आपका टीम लीडर अगर आपसे पूछ रहा है कि काम का क्या स्टेटस है, तो वो तो वैसे ही रेड फ्लैग है। तो बीइंग प्रोएक्टिव इज़ सो इम्पॉर्टेंट, राइट? कि अगर आप लेट्स से अगर मैं कहीं पे स्टक हूँ, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल माई टीम लीड यार आई एम स्टक, रादर देन बीइंग रिएक्टिव कि यार जब पूछेगा तब देखी जाएगी। या अगर 3 दिन उस बंदे ने नहीं पूछा आपसे, तो आपने भी कहा चलो यार ठीक है, सही है, अच्छी बात है, नहीं पूछा, जब पूछेगा तब देखी जाएगी। सो बीइंग प्रोएक्टिव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को हेड ऑन लेके या प्रीएम्प्ट करें कि यार अगले बंदे की मेरे से क्या नीड हो सकती है, अगले बंदे का कल मेरे से क्या सवाल हो सकता है, आपके पास पहले ही ज़हन में हो। आइडियली आपने पहले ही उसको उसका जवाब दे दिया, या फिर आपने अगले दिन जब वो पूछे तो आपके पास ज़हन में प्रिपेयर्ड हो उसका जवाब। बिल्कुल ठीक है, ग्रेट, ओके। कैन डू एटीट्यूड मैं अपने पास से यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिसिप्लिन? डिसिप्लिन, व्हेन आई से डिसिप्लिन आई मीन कि यार अगर लेट्स से फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं और टीम ने एग्री किया हुआ है कि 11 बजे से लेके 4 बजे तक सब ने इधर होना है, तो डिसिप्लिन भी इम्पॉर्टेंट है, और कितना इम्पॉर्टेंट है? आई गेस काफ़ी ज़्यादा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप अपनी ट्रेनिंग में डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो आप जब प्रोफेशनली डिलीवर कर रहे होगे आप तब भी डिसिप्लिन नहीं होगे, राइट? ठीक है? जब ऑब्वियसली आपका 3 महीने का जो भी प्रोबेशन प्लान है, 90 to 80% हर कंपनी आपको सिर्फ ट्रेन ही कर रही होती है, क्लाइंट फेसिंग नहीं करवा देती कोई भी कंपनी। सर्टन चीज़ें आपको सिखानी है। उस टाइम में जहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ही को हो रहा है, अभी कोई भी कंपनी आपसे कोई फ़ायदा नहीं ले रही, उस टाइम में अगर खुद को लेके आप सीरियस नहीं हो और आप डिसिप्लिन नहीं हो, देन आई गेस देयर इज़ नो पॉइंट कि आप आगे कुछ अच्छा कर सकोगे। राइट, तो उसमें डिसिप्लिन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि अच्छा यार, आप जो भी टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स या चीज़ें अगर आपकी टीम ने फिक्स की, आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर आपके लीड ने कहा कि यार अगर आप स्टक होते हो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, आपने किया या नहीं किया, आप रिस्पॉन्सिव थे चीज़ों पे कि या नहीं, आपने छुट्टी लेनी थी तो आपने उसका एक प्रोसीजर आपने फॉलो हाँ, किए, कोई इमरजेंसी हुई है आप नहीं आ पाए, कि आपने उसको पहले बताया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें, अब लोग क्या समझते हैं कि यार हमने ना सिर्फ काम से रिलेटेड कुछ बात सीखनी है, अगर मैं किसी को पाइथन सिखा रहा हूँ तो बस, अगर मैं उसको 2 चीज़ें और बता रहा हूँ ना तो यार ये क्या ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन आप एज अ होल पैकेज जाते हो कहीं पे, मतलब हर बंदा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो कोई चीता नहीं होता टेक्निकली, लेकिन उसकी बाकी चीज़ें उसको चीता बनाती हैं। उसका पैकेज एज अ पैकेज वो एज अ पैकेज वैल्यूएबल स्टैंड करता है। तो उसमें डिसिप्लिन, अगेन ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की, एटीट्यूड था, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत मेजर रोल, मतलब मेरे स्प्लिट में शायद 60% अगर टेक्निकली वो ग्रेट है तो बाकी 40% का अगर गैप होगा भी तो ये सारी चीज़ें कवर कर जाती हैं। राइट, ठीक है, सही। तो यूर सेइंग कि अगर एक कोई बंदा 6 आउट ऑफ 10 हो टेक्निकल में और उसकी ये बाकी सारी चीज़ें अबव एवरेज हो, तो यू विल स्टिल बी हैप्पी टू हैव देम इन योर टीम। और रिवर्स ऑफ दैट, अगर एक बंदा 10 और 10 चीता है, राइट, वो डिसिप्लिन नहीं है, उसका एटीट्यूड सही नहीं है, उसको बात करने का तरीका नहीं है, तो मेरी तरफ से वो ना हो तो बेहतर है। राइट, क्योंकि अगेन आई हैव ऑलवेज सीन कि यार शायद 3 साल या 5 साल तक भी करियर में ना आप इस लेवल पे नहीं आ सकते कि आप टेक्निकली ग्रेट हो, आप लोगों को पिस ऑफ करो और कंपनी आपसे खुश भी हो। यार आई थिंक 5 साल के आगे भी ऐसे नहीं हो सकता, शायद I think कभी बहुत मुश्किल होता है किसी सर्वाइव करना। हाँ, नीश में हो, लेकिन हाँ, sure. अदरवाइज नहीं, क्योंकि अब हर चीज़ में आपको अल्टरनेटिव रिसोर्स मिल जाते हैं। हाँ, और आप या तो आप ऐसे हो कि आप इररिप्लेसेबल हैं, आप उस निच में पहुंच गए हैं जहाँ पे आपको ही उस प्रोजेक्ट का पता है, आपके अलावा किसी को पता है, सिर्फ उस केस में आप शायद ये कर सकते हैं, और वो भी आप तब तक कर सकते हैं जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, ये वहाँ तब तक वो लेकिन चीज़ अगेन आप valid अपनी है। ग्रोथ खत्म कर चुके होगे। हाँ, तो उसका वो बीइंग एन इंडिविजुअल सुपरस्टार, आई डोंट सी कि उसमें कोई वैल्यू है, मतलब यू हैव टू गो, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू बी अ ग्रेट टीम प्लेयर, और उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, ग्रेट, ओके, राइट। सो कंपनी की एक्सपेक्टेशन यार, हाँ, मतलब एडिंग टू योर पॉइंट्स, 2 मेरे पास भी हैं। एक ये कि यार आस्क क्वेश्चंस, बड़ा अच्छा लगता है कि अगर रादर देन समबडी या योर टीम लीड हैविंग टू टेल यू एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स, वो खुद ही प्रीएम्प्ट करें आपको नेक्स्ट क्या मसला आने लगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस। आप डिफरेंट टाइप के टीम लीडर्स होते हैं, कुछ लोग इनकरेज करते हैं यार प्रोएक्टिवली सवाल पूछ लो, कुछ लोग करते हैं कि बस पहले खुद सारा कुछ करके आओ फिर मेरे से पूछना, कुछ होते हैं कि कुछ के लिए डिफरेंट होता है। लेकिन what has worked for, मतलब what I do with people who are in my team is कि यार एक तो अगर आप मेरे पास सवाल लेके आ रहे हो, पहले आपने खुद आधा घंटा एटलीस्ट उस पर मेहनत की हो कि यार आपने खुद सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश की हो, कोई इशू है कुछ भी है। प्लस इफ़ यू कम टू मी, यू शुड कम टू मी विद एटलीस्ट 1 or 2 सॉल्यूशंस जो आपको लगता है यार कि चाहे वो बुरे हों कोई बात नहीं, यू शुड कम टू मी विद दोज, एंड देन व्हेन यू कम टू मी विद अ क्वेश्चन, तो हम बड़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव फ्रूटफुल बात कर सकते हैं, rather than you coming to me and saying कि सर ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो आस्किंग द राइट क्वेश्चंस इज आई आल्सो थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कंपनीज
अगर कोई ये करता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता है वो। एग्जैक्टली और अच्छा इसमें ना अगर कोई इसी बंदे में ये चीज़ है तो आपको नज़र आता है कि ये बंदा चैलेंजेस को फेस कैसे करेगा। ऑब्वियसली बड़ा ब्रेक छोटा डाउन कैसे challenge है। करेगा, सोचेगा कैसे उनके, राइट। हाँ मतलब अगर अभी एक बंदे से इंस्टॉलेशन नहीं हो रही और वो इंस्टॉलेशन को लेके ही शोर डाल देता है कि यार कोई करा दे और कोई हो जाए, मतलब कई दफ़ा ना आप स्पून फीड ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हो और हमें पता होता है कि यार ऐसा बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये खुद हो सकती है एंड वी हम टाइम दे रहे होते हैं कि यार चाहे कब तक ये बंदा खुद नहीं करता। लेकिन जिस बंदे में खुद करने की एबिलिटी आ जाए, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ना कि यार जिस तरह आपकी प्रोबेशन है, आपकी प्रोबेशन के 3 महीने हैं, उसमें एक सर्टेन टाइम आपकी एक सर्टेन स्किल्स पे एक लेवल तक अचीव करना है, उसमें बहुत बड़ा पार्ट इस चीज़ में होता है कि आप चैलेंजेस को अप्रोच कैसे करते हो। अब अगर आपको पहली दफ़ा मैंने सब बता दिया कि यार ऐसे ऐसे होने, और नई दफ़ा आपको एक नए पैकेज या नई लाइब्रेरी के साथ कहा कि अच्छा यार ये चीज़ करके दिखाओ, अब अगर आपसे उसको केटर करना आपको नहीं आ रहा, अब जिस तरह मैं बड़ी सिंपल सी बात हर ट्रेनिंग से कह रहा होता हूँ कि यार 3 महीने में तो जो हमारा ट्रेनिंग प्लान है उस पर हम चीज़ें बताएंगे। अगर कल को एक नई चीज़ आई और तुम्हें उसको खुद सॉल्व करना नहीं आता होगा, शायद हमें भी ना पता हो, उस टाइम पे तुम क्या करोगे? मतलब वहाँ तो कोई भी लीड नहीं होगा, कोई भी मेंटोर नहीं होगा। तो जब नई टेक्नोलॉजीज आती हैं यही होता है। तो उसमें सर्वाइव करने वाले कौन है? जिनको पता है कि प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कैसे करना है, खुद सॉल्व कैसे करना है, और अगर उसमें ओपिनियन चाहिए भी तो Help कंसल्ट कैसे कैसे करना है। मतलब ये नहीं हुई आपकी वाली बात कि यार कुछ किया नहीं, ये सारा बता दें ये प्रॉब्लम आ रही है। राइट। रादर ये आप इस तरह से हो कि यार अच्छा मैंने ये चीज़ ट्राई की है, उसके बाद भी मेरा ये इशू परसिस्ट कर रहा है, क्या मैं और कुछ मिस कर रहा हूँ? राइट। हाँ हाँ, that is इसलिए the right मैं तो आप भी हेल्प करने में ज़्यादा एक्साइटेड हो गए यार इसने एटलीस्ट ये चीज़ देखी हुई है। एब्सोल्युटली। हाँ, और वो एक एक्चुअली कन्वर्सेशन स्टार्ट ही लाइक 60% पॉइंट से होएगी, राइट। जीरो से स्टार्ट नहीं होएगी। वो मुझे कॉन्टेक्स्ट बताएगा और मे बी फिर उसमें मेरे पास आइडिया हो कुछ, आई विल बी एबल टू ऐड टू दैट डेफिनेटली, यस। ओके, एक और चीज़ मेरे पास जो है वो ये है कि यार फ्रेश ग्रेजुएट से ये एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली शायद हर कंपनी की हो कि यार डू नॉट रिपीट मिस्टेक्स, कि चाहे वो टेक्निकली हो या नॉन टेक्निकली हो। इफ समबडी इज टोल्ड यू कि यार लेट्स से 11 o'clock जस्ट बी हियर इन द ऑफिस, 2 दफ़ा पॉइंट आउट हो गया तो तीसरी दफ़ा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी तरह कोड रिव्यू में अगर आपको पता चल गया कि यार एक लाइन के यूज़ के लिए सिर्फ वेरिएबल नेम की ज़रूरत नहीं होती, राइट। सिंगल यूज़र के लिए वेरिएबल नेम या ये SRP है, इसको फॉलो करना है। तो अगर आप वही दोबारा कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए तो बहुत रेड फ्लैग है फॉर एनीबडी टाइम ट्रेनिंग, क्योंकि द टाइम दैट आई स्पेंड टू गिव यू फीडबैक मेरे लिए वो ज़ाया हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल। हम हमेशा किसी भी जब ट्रेनी से बात कर रहे थे, हम ये कहते हैं कि यार आप रोज़ नई मिस्टेक्स करो, कोई मसला नहीं है। अगर आपने एक ही मिस्टेक रोज़ करनी है ना, तो वो बस फिर दिन कम है, क्योंकि आपको वही एक बात ही दोबारा बार बार बतानी पड़ रही है। और इसका मतलब है कि उस बंदे में ना रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है ही नहीं। वो ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा है कि यार मुझे क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसे है और क्या चीज़ें होती हैं। अब अक्सर होता है कि जब हम PR रिव्यूज़ करते हैं ना, तो अब ऑब्वियसली शायद जिस तरह आपने मिसाल एग्जांपल दी कि SRP की वायलेशन है, अब मैं कोड में एक जगह कमेंट करूँगा कि यार दिस लाइन ऑफ कोड या दिस फंक्शन इज़ इन वायलेशन ऑफ SRP। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार तुम्हें मैंने एक चीज़ बता दी है, तो अगर तुम्हारे कोड में 10 फाइलें हैं तो बाकी जगह देखो SRP क्या है, या मैं 10 जगह तुम्हें लिख के दूँ SRP क्या है। तो तुमने अगर खुद को दोबारा रिव्यू नहीं किया और तुम मुझे भेजो और मुझे अगली जगह फिर कमेंट करना है, मेरे लिए ये रेपिटेटिव मिस्टेक है। राइट। और यही होता है 90% ऑफ टाइम, जब तक हम कहते नहीं है कि यार कमेंट एक जगह होगा, आपने मल्टीपल जगह इसको खुद इंश्योर करना है। स्टाइल गाइड इश्यूज होते हैं, अब वो ऑब्वियसली आप हर फाइल में करो, उससे सिर्फ एक ड्रॉबैक ये होता है कि यार शायद एक PR पे तो 100 कमेंट हो जाए, वो फ्रेश ग्रेड 100 कमेंट देख के ही शैटर हो जाए कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या। तो आप कमेंट्स कंट्रोल कर रहे होते हो कि यार मैं एक एक जगह मिस्टेक बता दूं और ये फिक्स कर लें, राइट। लेकिन वही फिर होता है कि वो रेपिटेटिव मिस्टेक्स को संभालना आपको आना चाहिए, आपको पता हो कि यार और अच्छा उसकी एप्लीकेशन भी। अब अगर आपने उसको एक स्टाइल गाइड की चीज़ बताई है कि यार दिस इज़ हाउ इट शुड वर्क, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार अगर मैंने इसको लेट से स्क्रैपिंग के टाइम पे ये चीज़ बताई है और मैं इसे जब जेंगो करवा रहा हूँ, चीज़ें तो वही स्टैंड करती है ना, चेंज तो नहीं होगी कि यार नहीं ये राइट, scraping है और अक्रॉस Django में नहीं। प्रोजेक्ट्स और अक्रॉस डोमेन्स भी वो चीज़ स्टैंड वो करती चीज़ को दे टेकिंग इट फॉरवर्ड। अगर आपने वेरिएबल नेमिंग की कन्वेंशन सेट कर ही लिया है कि यार दिस इज हाउ वी नेम वेरिएबल्स, ये इतने डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, तो अगर अब आप पाइथन से हट के लेट से आप जावास्क्रिप्ट में भी आ गए हो और आप वहाँ पे वेरिएबल नेम में एक्स लिखना शुरू कर दो, तो यार ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, राइट। ठीक है। तो सर्टन कन्वेंशंस को आपने कैरी भी करना है। राइट, ठीक है, ग्रेट, ओके। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि यार फ्रेश ग्रेजुएट से प्रोडक्टिव होने की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कंपनी की? क्या टाइम एक्सपेक्टेशन होती है, क्या व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? अच्छा, जनरली अगर आइडियल सिनेरियो ना, वो तो ये होगा कि यार आप
3 महीने अपना ट्रेनिंग टाइम लेते हो, अपने आप को जो भी उस कंपनी का स्किल सेट है उसमें फुली ट्रेन करवाते हो, यू गेट कई केसेस में आई हैव सीन कि यार शायद उस कंपनी उस टाइम में भी प्रोजेक्ट पे ऑन बोर्ड करवा देती है, बट कुछ कंपनियां मेजॉरिटी केसेस में कहती हैं कि भाई 3 महीने तुम लो, तुम ट्रेन हो जाओ। यार आई थिंक 1 से 3 मंथ्स पे होती हैं कंपनीज, नहीं मतलब वी नो वेरी करता है। हाँ, सो कुछ कंपनीज कहती है 1 मंथ है, जावास्क्रिप्ट में कई दफ़ा जल्दी ले आते हैं, पाइथन में कई चीज़ें एक्सटेंसिव होती हैं, डिप्लॉयमेंट्स तक लाते लाते 3 महीने हो जाते हैं। सो वी जनरली से अच्छा चलो 3 महीने बाद ही शायद आप आ रहे हो, लेकिन किसी कंपनी के लिए होता है कि यार जब आपको ट्रेनिंग टाइम दे दिया, चलो वो 1 महीने या 3 महीने है, उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट लो टू गेट योर सेल्फ कम्फर्टेबल। उस एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन वेरी कर सकती है, कई मतलब इन स्मॉल टू मिड स्केल शायद 3 महीने का प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, एंड वंस यू आर डन विद वन प्रोजेक्ट, उसके बाद यू आर अ प्रोडक्टिव रिसोर्स इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। मतलब ऑब्वियसली अगर आप 6 महीने एक्सपीरियंस पे फॉल करते हो तो ऑब्वियसली आपके साथ एक लीड हो गई होगा, आपको कोई बंदा गाइड कर ही रहा है, आपके पीयर रिव्यूज़ कर रहा है, अगर नहीं करो तो आप गलत कंपनी में, तो आप गलत कंपनी में हो। और अगर आपको गाइड ही नहीं कर रहा और आप 6 महीने बाद किसी प्रोडक्ट में इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर हो और उसके 6 महीने बाद आप लीड हो, तो फिर भी आप गलत कंपनी, खतरनाक स्टेज में हो। ठीक है। सो मतलब जनरली कंपनीज की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार जब 6 महीने बाद आप किसी प्रोजेक्ट में आए और आपने एक प्रोजेक्ट में काम कर लिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड्स नहीं बताने पड़ रहे, आपको उस फ्रेमवर्क, उस पैकेज या उस टेक्नोलॉजी में सोचना नहीं बताना पड़ रहा। मतलब आपको 6 महीने बाद हाउ टू थिंक इन रिएक्ट एग्जैक्टली नहीं बताना पड़ा। ठीक है, आप जिस भी चीज़ में काम कर रहे हो, आप पाइथन में कर रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो, उसके जो प्रोज हैं, जिस वे में जिसकी वजह से आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपको उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पता है। हाँ, अगर आर्किटेक्चरली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आपके साथ एक सीनियर ही सॉल्व करा रहा है। ठीक है, कोई बड़ी नॉन ट्रिवियल चीज़ है, कोई डिप्लॉयमेंट्स के कोई बड़े क्रिटिकल इशूज़ आ गए हैं, वो बंदा ही आपको गाइड कर रहा है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे भी बेसिक ही बतानी पड़ रही है कि अच्छा यार आप पाइथन का प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपके फिर पेपेट के इशूज़ हैं, तो फिर तो पॉइंट ही नहीं है कि यार आप प्रोडक्टिव हो। राइट। सो आपने एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस बंदे का जो 50% बेसिक वर्कलोड है वो रिड्यूस कर दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा that metric है means मेरे you are ख्याल से। productive. हाँ, सो फॉर सम, हाँ ठीक है, लेट्स से अगर आप 6 मंथ्स एक्सपीरियंस के पॉइंट पे अगर आप एक सीनियर बंदे का आई थिंक 30 से 50% वर्कलोड भी आप उठा लो, बिल्कुल ठीक है, तो आप जो उसका लेग वर्क है, या वो अगर हिज डे लुक्स लाइक के उसने आपको बस बताना है यार कि मोटा मोटा कि यार इस तरह हमने इसे अप्रोच करना है और ये कर दो, और आप शायद एक इटरेशन के बाद वो कर सकते हैं, तो आई थिंक ये बहुत बहुत वैल्यूएबल है। हाँ, जो आपने इटरेशन वाली बात भी की, इवन ये भी कंसिडरेबल है कि आप एक काम करते हो और शायद उसकी एक इटरेशन में ना वो काम प्रोडक्शन रेडी है। राइट। इट्स अ ह्यूज विन। राइट आपके लिए। हाँ, तो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं है फ्रेश ग्रेजुएट्स, और होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल राइट। मतलब पहले साल तक यही चल रहा होता है, उसके बाद चीज़ें चेंज होने लगती हैं। एंड देन अगेन जब आप किसी भी कंपनी में देखो ना, आप एज ए फ्रेश जाओगे तो आपके साथ 4-5 लोग और भी होंगे। राइट। ऑब्वियसली हर बंदे की कैपेबिलिटी डिफरेंट है, तो डू कीप एन आई कि यार मेरे जो साथ के पीयर्स हैं वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मेरा कोई एक पीयर है वो एक प्रोजेक्ट में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर तक पहुंच गया और उसको एक बंदा सिर्फ शेडो करता है और वो काम चला लेता है, और मुझे अभी भी 2 लोगों को बताना पड़ रहा है, तो मुझे फीडबैक से ज़्यादा ना खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को देखना चाहिए कि यार मैं ये चीज़ फिक्स कर सकता हूँ। लेकिन अगेन ये वो चीज़ें जहाँ लोग थोड़ा ओवरसी कर जाते हैं कि यार नहीं ये कहाँ ही क्रिटिकल है। राइट। एंड देन फिर जब 1 साल बाद चेंजेस हो रही हैं, प्रमोशंस आ रही हैं और डिफरेंसेस होते हैं, रिव्यूज़ आ रहे हैं, बोनसेस आ रहे हैं, तब कंसर्न रेज होता है। राइट। हालांकि ये वो चीज़ें जो आपको बड़ी क्लियर नज़र आती हैं, कोई भी कंपनी जो फ्रेश हायर करती है एक से तो ज़्यादा ही कर रही है, हम इकट्ठे आए थे और अब हम कहाँ पे, राइट, कहाँ पे, और ये आपको साथ साथ देखते रहना चाहिए कि यार कोई डिफरेंसेस है तो क्यों है। मतलब अगर मेरा दोस्त अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है तो क्या डिफरेंस है। एंड लेट मी मतलब टेक दिस मोमेंट टू टेल एनी स्टूडेंट या एनी अर्ली स्टेज करियर प्रोफेशनल वर्किंग इन दिस कि यार आपको लग रहा है या नहीं लग रहा, somebody is always watching, बिल्कुल राइट। आप यू माइट थिंक कि यार ठीक है किसको पता चलेगा, nobody is noticing अगर मैं सब पार काम भी कर रहा हूँ, लेकिन यू डोंट नो कि हर वक्त कोई somebody is always watching आपके ऊपर। मतलब people are forming their opinions about you। आप जिन peers के साथ काम करते हैं उनका भी ओपिनियन होगा आपके बारे में, वो आपके सामने शायद ना बताएं, लेकिन लेट्स से व्हेन इवैल्यूएशन का टाइम आता है तो HR, let's say HR will talk to your peers, they'll talk to your team lead, they'll talk to other people that you've worked with, और उनका कोई ना कोई नोशन आपके बारे में ज़रूर होगा, उनका कोई ना कोई ओपिनियन होगा। तो इफ़ यू थिंक कि ये चीज़ें बिल्कुल मतलब आई स्लाइड थ्रू देम और किसी को भी नहीं पता चलेगा, तो दैट इज़ रियली वेरी रेयर, राइट। उससे बहुत बड़ी कंपनी में आप
बच जाओ। आप बच जाए, ठीक है, लेकिन आई थिंक मीडियम साइज या स्मॉल कंपनी के अंदर नॉट एट। अच्छा, पता बड़ी कंपनी में भी होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि बड़ी कंपनी को ना हर तरह के प्लेयर की ज़रूरत होती है। उन्हें चीते भी चाहिए, उन्हें कई जगह बी भी चाहिए, और आपको पता नहीं होता कि वो विलिंगली आपको बी कैटेगरी में रख के बड़े सेटिस्फाइड होते हैं कि यार चीज़ें चल रही हैं, और आप भी एक कंफर्ट जोन में आके ना चिल बैठे होते हो कि अच्छा यार चीज़ें तो चल रही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। पता सबको होता है, बेशक 1000 बंदे की कंपनी भी हो, वी नो कि यार लोगों को, कई लोगों से इंटरेक्शन नहीं भी था, फिर भी उन्हें पता था कि यार वो बंदा किस सर्टन स्किल पे है, क्या उसकी यूजिबिलिटी है और सारा। राइट। ये ट्रांसपेरेंसी कंपनीज को होती है। एब्सोल्युटली, हाँ, बिकॉज रनिंग अ बिजनेस उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू ऑप्टिमाइज दिस। ज़बरदस्त यार, ग्रेट। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम माई लिस्ट। डू यू हैव एनीथिंग एल्स? नहीं, आई गेस ग्रेट, मेजर पॉइंट्स आ गए हैं। ज़बरदस्त। एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड जनरली फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स हु वाचिंग दिस? यार मैंने बस वो 2-3 पॉइंट्स ना कॉमन निकाले थे कि जो प्री या पोस्ट या किसी भी प्रोफेशन में आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। एटीट्यूड हमने दोनों वे में कवर किया कि यार पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, और सारा कुछ। एनर्जी, प्रेजेंस का जैसे आपने बोला, एनर्जी आपकी बड़ी जगह पे यूज़ हो रही होगी, ठीक है। आपकी प्रेजेंस के साथ भी आएगी, आपकी टीम बॉन्डिंग में भी आएगी, आपके काम में भी नज़र आएगी, ठीक है। कई दफ़ा ये होता है कि अब जब थोड़ा सा टफ सिचुएशन आई, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म होगी, कर लिया, लेकिन एक एनर्जेटिक फील के साथ नहीं कि अच्छा कोई नहीं, ये फेज़ है। जिस तरह आपका अक्सर होता है कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो हाई साइनोसाइडल वेव, तो दोनों फेजेस चलने ही चलने हैं, लेकिन उसको एनर्जेटिक वे में गुजारोगे तो यू वुड बी मोर हैप्पी कि अच्छा यार चलो मैंने इसको अचीव करी, और उसके बाद सक्सेस लेके जाओगे। और वो कंटेजियस भी होगी ना, आपके इर्द गिर्द लोगों की एनर्जी भी आपकी वैसे हाई हो सकती बिल्कुल, और ये बड़ा की फैक्टर होता है कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसकी वजह से बाकी लोग अपलिफ्ट होते हैं, तो ये आपकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट थिंग इज कम्युनिकेशन, हर तरह की, ठीक है। अब रिटर्न तो खैर माशाल्लाह जीपीटी ने सॉल्व करा दिया। उस पर हम डेफिनेटली, आई थिंक इट इज़ एन आवर लॉन्ग टॉपिक एट लीस्ट। कम्युनिकेशन पे विल डेफिनेटली डीप डाइव इनटू इट एज वेल। हाँ, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको अपने हर एरिया में ना कंसिडर करते रहना चाहिए कि यार मैं इन चीज़ों में क्या कर रहा हूँ, जिस भी वे में इनकी रिक्वायरमेंट है। ग्रेट, थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है तो लाइक शेक कर दें यार, उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है चैनल को। और टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन सी आपसे ओवरलुक हो रही हैं। And if you want to work with us, you can click on the link below and apply to Cogent Labs. We'd be happy to interview you if you clear the initial screening. नीचे दिए गए लिंक्स पे हमारी कम्युनिटी के लिंक्स भी हैं, जिसमें आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी और हमारी फेसबुक कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो डू दैट। वहाँ पे हम ये डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पॉडकास्ट के टॉपिक्स, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, CV रिव्यूज़ एंड व्हाट नॉट। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगैन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।